हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 53 को शुरू करते हैं। वीर राज्य में तीसरे राजकुमार की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। झांशियान ने पहले ही अपने पिता को बता दिया था कि उसने वांगई के नाना नानी को, साथ ही जैन पर्वत पर रहने वाले उसके पूर्वजों को शादी का न्योता दे दिया है। साथ ही उन्हें आने वाले खतरे से भी आगाह किया है। महाराज खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें उनके साथ अपनापन महसूस होता है तो तुम उनके साथ अपने दर्द और खुशियाँ बांट सकते हो। धीरे धीरे करके एक एक काम निपटता गया। जब शादी के कपड़े तैयार करने का वक्त आया तब वांगई सबसे आगे था। उसने कुछ नए तरह के स्टीव्स के डिज़ाइन बनाए थे जिसमें हथियार छुपाए जा सकते थे। महाराज सहित सभी को उसके डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। आखिरकार शादी का दिन आ गया। जिंगई वांगई को तैयार कर रहा था। वैसे तो वांगई परेशान हो चुका था, लेकिन वो सब कुछ इसलिए झेल रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था और वांगई की सहनशीलता का जिंगई बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहा था। पाउट मत करो, तुम गंदे दिख रहे हो, जिंगी ने वांगई से कहा। एक दासी वांगई को लिपस्टिक लगा रही थी। अब वांगई के बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। उसने कहा, बस भी करो, मुझे पहले से ही गुड़िया जैसा लग रहा है। तो जिंगी ने कहा, अच्छी गुड़िया या गंदी गुड़िया, तुम तय कर लो। वांगई जिंगी को ऐसे घूर रहा था जैसे वो अभी उसका कत्ल कर देगा, लेकिन जिंगी, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जितना वांगई गुस्सा हो रहा था उतना ही जिंगी को मज़ा आ रहा था। इधर झांशियान भी तैयार हो चुका था, लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान था कि उसे शांत करने के लिए झानांग को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वैसे झांशियान की परेशानी की वजह जायज़ थी। युवराज का कोई भरोसा नहीं था कि वो किस हद तक गिर सकता है। ज़रा मुझे एक गिलास पानी तो दे दो, झांशियान ने झानांग से कहा। तो झानांग ने उसे डांटते हुए कहा, बस एक घूंट और। आप कब से पानी ही पिए जा रहे हो? कहीं ऐसा ना हो इधर सावजी आपकी राह देखते रह जाए और आप शादी की सारी रस्में टॉयलेट के चक्कर लगाते हुए पूरे करो। इधर मिंग मिंग वांगई को देखने के लिए आई थी। वांगई को देखकर मिंग मिंग ने आश्चर्य से कहा, सावजी, कहीं आपको देखकर मेरे भाई बेहोश न हो जाए, इतने खूबसूरत लग रहे हो आप। महारानी सहित दोनों बड़े राजकुमार बहुत ही बेहतरीन तरीके से सज धज कर विवाह में उपस्थित थे। सभागृह के मुख्य द्वार पर सज धज कर झांशियान वांगई का इंतजार करने लगा। झानांग ने उसे चढ़ाते हुए कहा, सीधे खड़े रहो, अगर तुम बेहोश होकर गिर गए तब मैं भी तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा। जैसे ही वांगई झांशियान के सामने आकर खड़ा हुआ, वो तुरंत अपना घूंघट हटाना चाहता था, पर जिंगी उसके कान में फुसफुसाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल चुप रहना। तभी महाराज के मुख्य अंगरक्षक ने झांशियान और वांगई के राजदरबार में पधारने की और शादी की रस्में शुरू हो जाने की घोषणा की। अब दोनों ने धरती, स्वर्ग, पूर्वज और माता पिता को प्रणाम किया। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर प्रणाम किया और उनकी शादी संपन्न हो गई। दरबार के बाहर ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनाई देने लगी और सभी लोग दूल्हों को मुबारकबाद और आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़े। तभी युवराज ने दूसरे राजकुमार को इशारा किया। फिर अचानक से सीटी बजाता हुआ सिंहासन की तरफ चल दिया। अपने पिता को कोई सम्मान दिए बिना वो सिंहासन के सामने जाकर खड़ा हुआ। बस करो, युवराज चिल्लाया। उसने अपने पिता की तरफ देखा जो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। उसे ऐसा लगा कि शायद उसके पिता इस बात से अभी सदमे में हैं कि युवराज सिंहासन के पास क्या कर रहे हैं। तो उनका शक सही साबित करने के लिए युवराज जोर से चिल्लाया, चलो सभी लोग, इस खुशी के मौके पर मैं आपको दुगनी खुशी दे देता हूँ। तीसरे राजकुमार की शादी के मौके पर आप सबको नए महाराज मिल रहे हैं और साथ में महारानी भी। चलो राजकुमारी लान, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा, उसने वांगई की तरफ देखकर कहा। महारानी ने आंखें रोल की और युवराज से कहा, अपने काम पर ध्यान दो, लड़कीबाजी बाद में कर लेना। दरबार के कुछ लोग थे जिन्हें युवराज का साथ देना अच्छा लग रहा था और कुछ लोग थे जिन्हें महाराज के लिए बुरा लग रहा था। साथ ही युवराज से घिन भी आ रही थी। उनमें से ही एक व्यक्ति थे 60 साल के मंत्री चेन। वो प्रधानमंत्री जोह के पास चले गए और उनसे सख्त आवाज़ में कहा, अपनी बेटी और नाती से कहो कि ये तमाशा बंद करे और सिंहासन से नीचे उतरे। तभी प्रधानमंत्री चेन के सामने उठ खड़े हुए, हंसते हुए उससे बोले, ये तो बड़े गौरव की बात है कि मेरा नाती इतना काबिल है, इतना महत्वाकांक्षी है।
मुझे लगता है अब आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है और मेरे नाती को नए महाराज के रूप में देखने की ज़रूरत है। तो मंत्री चेन ने कहा, नहीं, मेरी वफादारी सिर्फ और सिर्फ महाराज के लिए है। चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ महाराज से ही वफादार रहूंगा। अब युवराज को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बूढ़ी और कमज़ोर हड्डियों की मुझे ज़रूरत है? फिर उसने दरबार की तरफ घूमकर कहा, जो भी यहाँ पर मेरे समर्थन में है बस वही यहाँ रुक सकते हैं। बाकी के लोग या तो दरबार छोड़कर जा सकते हैं या फिर वीर राज्य ही छोड़कर जा सकते हैं। तभी महाराज बिल्कुल शांति से युवराज के सामने चलकर आए और उससे कहा, क्या तुम्हारा हो गया? युवराज ने कहा, नहीं, अभी नहीं। तो महाराज ने कहा, ठीक है, पहले अपनी बात खत्म करो। युवराज बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने अपनी बात शुरू की, मेरी सेना ने महल को चारों ओर से घेर लिया है और मेरे एक इशारे पर यहाँ पर खून की नदियाँ बह सकती है। अगर आप ये सब रोकना चाहते हो तो शांति से सिंहासन मेरे हवाले कीजिए। तभी महाराज ने युवराज की बात काटते हुए कहा, तुम 26 साल के हो, क्या इन 26 सालों में मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया? महाराज की बात पर युवराज सोच में पड़ गया। ये बात सच थी कि महाराज ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सच थी कि उन्होंने कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। तब युवराज ने गर्व से कहा, नहीं, आपने मेरे साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन आपने हमेशा ही जहांशियान और जहानांग को मुझसे ज़्यादा प्यार किया, यहाँ तक कि मिंगमिंग को भी, जो आपकी खुद की बेटी भी नहीं है। मैं 26 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक आपने मुझे महाराज नहीं बनाया है। मुझे लगता है आप अपने प्यारे बेटे जहांशियान को महाराज बनाना चाहते हैं, इसीलिए आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तब महाराज गुस्से में युवराज की तरफ मुड़े और उससे कहा, पहले तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। तुम महाराज क्या, राज दरबार में भी खड़े रहने के काबिल नहीं हो। फिर भी मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी संतानें नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों भाई की एक साथ आवाज़ निकली, लेकिन महाराज ने पूरे सभागृह के सामने ये कहा था। अब दोनों भाई अपनी माँ की तरफ देखने लगे। तब महारानी ने चिल्लाकर कहा, तुम झूठ कह रहे हो। अब महाराज की नज़र में महारानी के लिए घृणा थी। उन्होंने कहा, तुम मुझसे 4 साल बड़ी हो। मैंने 18 की उम्र में तुमसे शादी की थी और सिर्फ एक रात तुम्हारे पास आया था, हमारी शादी की रात, और वो अनुभव मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया अनुभव था। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही तुमने हमारे बड़े बेटे को जन्म दिया, लेकिन वैद्य का कहना था कि बच्चे का जन्म पूरे 9 मास के बाद हुआ है। उसके बाद कभी भी मैंने तुम्हारे महल में कदम नहीं रखा, लेकिन फिर भी तुमने दूसरे राजकुमार को जन्म दिया। महारानी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तो तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारे साथ नया रिश्ता शुरू करना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं थे। अब मेरे पास अपने पुराने प्रेमी के पास लौटने के सिवा और क्या रास्ता था? अच्छा हुआ कि ये बात आपने खुद ही कबूल कर ली। अब आप दोनों दोबारा साथ क्यों नहीं हो जाते? क्यों दी महाराज के छोटे भाई? महाराज वीज़ोंग ने दी महाराज की तरफ देखते हुए कहा। महारानी अब हैरत में आ गई। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? दी महाराज का छोटा भाई, जिसके वी महारानी के साथ अवैध संबंध थे, पहले तो चौंक गया, लेकिन तुरंत उसने अपनी तलवार निकाली, अपने दोनों बेटों को इशारा किया। अब प्रधानमंत्री, महारानी के दोनों बेटे और उनका असली बाप दी झोंगहाई सभी अपनी तलवारें लेकर महाराज पर आक्रमण करने के लिए निकले। अब दरबार के सभी सेवक अपने अपने हथियारों से लैस आक्रमण की तैयारी में खड़े हुए। अब आ गई और झांशियान ने अपने अपर रोब्स हटा दिए। दोनों ने भी अपने हानफों के अंदर से योद्धाओं वाला पोशाक पहना था। तभी युवराज के सिपाहियों में से आधे सिपाही चिल्लाए, हम राज्य की तरफ से लड़ेंगे। जो भी अधिकारी महाराज वीज़ोंग की तरफ से थे, उन्होंने भी तुरंत अपने हथियार निकाल लिए। वांगई तो बहुत खुश हो रहा था। वो आज 18 साल का हुआ था। वो झांशियान की तरफ देखकर बोला, मैं आज 18 साल का हुआ हूँ, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। झांशियान तो उसे मना कर रहा था, लेकिन वांगई सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। तो झांशियान ने कहा, चलो साथ में उड़ते हैं। इधर मिंगमिंग और झानांग दोनों ने भी अपने अपर रोब्स उतार दिए थे। उन्होंने भी अंदर योद्धाओं के कपड़े पहने हुए थे। महाराज और सिंगर दोनों बिल्कुल निडर होकर शादी के मंडप के पास खड़े थे। उनकी तरफ
युवराज और उसका दल अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ समझने से पहले ही झांशियान सहित सभी बच्चे महाराज और चिंगर को घेर कर खड़े हो गए। ये देखकर युवराज जोर से चिल्लाया, आज किसी भी हालत में मैं सिंहासन पाकर ही रहूंगा। मैं तुम सबको हरा दूंगा, साथ ही इस वांगई को भी अपना बना लूंगा। तो वांगई गुस्से में बोला, मुझे नहीं शादी करनी तुमसे। महाराज ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर अभी तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम्हारी सज़ा कम होगी। युवराज ने हंसते हुए कहा, तुम अपने मौत के करीब हो। मेरे सिपाही महल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, साथ ही डी राज्य के सिपाही भी मेरी तरफ से लड़ रहे हैं, फिर भी तुम मुझे माफ़ करने की बात कर रहे हो। युवराज ने हंसते हुए कहा, या तो तुम सठिया गए हो या फिर मजाक कर रहे हो। महाराज ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरा भगवान जानता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि सबको अपने कर्म का फल मिलेगा। उन्होंने झांशियान की तरफ देखकर कहा, झांशियान आक्रमण करो। महाराज ने तुरंत अपनी दैवीय तलवार सुइबियाँ निकालकर झांशियान के हाथ में दे दी। तभी उन्होंने सेनापति लान की तरफ देखते हुए कहा, सेनापति बीशेन को वांगई के हवाले कर दो। अब वक्त आ गया है कि बीशेन और सुइबियाँ अपने असली मालिक को पहचान ले। आज इनके शादी के मौके पर वीर राज्य इस अनोखे मिलन का साक्षी बनेगा। लान सेनापति ने महाराज को प्रणाम किया और अपने बेटी के हाथ में तलवार पकड़ाते हुए गर्व से कहा, तुम हमेशा ही मेरा अभिमान रहोगे। लान सिचेन भी अपनी जगह पर ही वांगई को देखकर मुस्कुराया। युवराज ये सब देख रहा था। वो हंसते हुए बोला, आज वीर राज्य सबसे बड़े मजाक का साक्षी होगा। महाराज खुद बच्चों के हाथ में तलवारें देकर उन्हें लड़ने के लिए कह रहे हैं। युवराज के साथ साथ उसके पक्ष के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी कुछ लोगों ने आकर सेनापति और उपसेनापति को प्रणाम किया। ये लोग चेन समुदाय से थे। साथ ही मुखिया चेन के साथ ब्लू माउंटेन पर रहने वाले बच्चे भी आ गए। उन्होंने अपने ध्वज पर खरगोश और शेर का चित्र बनाया था। तुरंत युवराज की फौज के ब्लू माउंटेन वाले लोग अपने बच्चों की आर्मी के साथ मिल गए। अब झांशियान की फौज की तादाद देखकर युवराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब झांशियान और युवराज की फौज आमने सामने खड़ी थी। दोनों की संख्या लगभग एक जैसी ही लग रही थी। युवराज की तरफ से प्रधानमंत्री झो की फौज, युवराज ने गुप्त तरीके से बनाई हुई उसकी निजी फौज, साथ ही डी राज्य की फौज भी शामिल थी। तो झांशियान की तरफ से महाराज के वफादार, चेन माउंटेन के वफादार, साथ ही चेन समुदाय के वफादार थे। हाँ, उसके सिपाही दिखने में सामान्य लग रहे थे। कईयों के पास सैनिक के कपड़े भी नहीं थे, जैसे कि ज़ेन पर्वत के लोग, जो अपने अजीब तरह के कपड़ों में आए थे, और ना ही उनके पास कोई हथियार थे। युवराज ने हंसते हुए कहा, ऐसा लग रहा है मेरे सिपाहियों को बच्चों और बूढ़ों से लड़ना पड़ेगा। दीजोंगहाई युवराज के पास हंसते हुए आया। उसने कहा, मुझे आश्चर्य है, किसके दिमाग की उपज है ये? वांगई ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें ये बच्चों का खेल लगता है तो आओ, आकर हमारा सामना करो। वांगई के परनाना चेनियान के पिता ने चेनियान की तरफ देखकर कहा, अभी तक लड़ाई शुरू क्यों नहीं हुई? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चेनियान ने अपने पिता को शांत करते हुए कहा, पिताजी, नई पीढ़ी को संभलने का मौका तो दीजिए। तो चेनियान के पिता ने पैर पटकते हुए कहा, नहीं, मैं अभी किसी को धोने जा रहा हूँ, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। तभी वहाँ पर नगाड़े बजने की आवाज़ हुई। युवराज जोर से चिल्लाया, हमला! अब दोनों दलों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हुआ। आसमान में चीखने चिल्लाने, घोषणाओं की, हाहाकार की आवाज़ें आने लगी। बीचेन और सुइबियाँ युद्ध मैदान के बीच में खड़े थे। दोनों ने मिलकर बहुत ही भयंकर अदृश्य शस्त्र का आकार ले रखा था, जिसके एक वार से हजारों लोग मर रहे थे। कुछ ही वक्त में झांशियान और वांगई युवराज के सामने खड़े थे। वांगई ने मुस्कुराकर कहा, कैसा लगा मेरा बच्चों का खेल? युवराज ने अपने नए नए मिले पिता की तरफ देखा, जिसके गले पर उसी के भाई ने तलवार रखी थी। असल में डी राज्य का राजा लान सिचेन का दोस्त था और उसने अपने दोस्त का साथ देने की शपथ ले रखी थी। युवराज ने चिल्लाकर कहा, ये सिंहासन मेरा है, मैं इसे कभी नहीं जाने दूंगा। दूसरा राजकुमार डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो युवराज के साथ खड़ा था। झांशियान ने कहा, सबको छोड़ो, मैं तुम्हें द्वंद्व की चुनौती देता हूँ। झांशियान ने वांगई की तरफ देखा तो वांगई ने सिर हिलाकर सहमति जताई। झानियुआन, जो युवराज का असली नाम था, उसने कहा,
अगर हम जीते तो तुम हमें सही सलामत यहाँ से बाहर जाने दोगे। तो जहांशियान ने कहा, तुम जीतोगे तब ना। कुछ ही देर में युवराज अपने छोटे भाई और अपने नए नए मिले पिता के साथ महाराज वीजोंग के सामने घुटनों पर बैठा था। अब महाराज के चेहरे पर गंभीर भाव थे, जैसे कि वो अपने असली रूप में वापस आ चुके थे। उन्होंने कई सारे निर्णय लिए, जिनमें घायल सैनिकों से लेकर प्रधानमंत्री वीजोंग तक के सबके निर्णय शामिल थे। प्रधानमंत्री जुहू सहित महारानी, उसके दोनों बेटे और डी राजा के भाई सभी को देश निकारा मिला, साथ ही उनका साथ देने वाले सभी मंत्रियों को भी। साथ ही महाराज ने ये भी घोषणा की कि राज्य के असली उत्तराधिकारी युवराज झांशियान होंगे। साथ ही वांगई उसका वांगफई बनेगा। साथ ही सुइबियाँ और बीचेन इन दोनों के अधीन रहेगी। महाराज की बात सुनकर मिंगमिंग, लान सीचेन, झानांग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तीनों मिलकर झांशियान और वांगई को चेयर करने लगे। साथ ही महाराज ने ये भी घोषणा की 3 हफ्ते बाद झांशियान को महाराज और वांगई को महारानी घोषित किया जाएगा, मतलब उनकी ताजपोशी की रस्म होगी। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग अब युवराज और युवरानी के नाम से घोषणा करने लगे, उनका जय जयकार करने लगे। अब महाराज ने झांशियान की तरफ देखकर पूछा, अब तुम इन घायल सैनिकों के साथ क्या करना चाहते हो? झांशियान ने कहा, मैं वांगई के साथ मिलकर इस बात का निर्णय लूँगा। जब उसने वांगई की तरफ देखा तो वांगई ने उसे इशारे से उन सैनिकों का इलाज करने के लिए कहा। तब झांशियान ने महाराज की तरफ मुड़कर कहा, मैं इन सैनिकों का इलाज करना चाहता हूँ। उसके बाद इन्हें ये निर्णय लेने का हक होगा कि ये वीर राज्य की सेवा करना चाहते हैं या फिर अपने अपने गांव लौट जाना चाहते हैं। वांगई को ये यकीन था कि उन सिपाहियों को बहलाया गया है। झांशियान वांगई के मासूम दिल को जानता था, लेकिन वो वीर राज्य को किसी खतरे में नहीं डाल सकता था। इसलिए उसने तुरंत एक और घोषणा कर दी, अगर आप लोगों में से किसी को भी वीर राज्य के प्रति वफादार नहीं देखा गया तो आपको इसकी बहुत ही कड़ी सज़ा मिलेगी। तुरंत बंदी सेना में से काफ़ी सारे लोग सेनापति लान की फौज की तरफ चले गए। वो वीर राज्य की सेवा करना चाहते थे। बाकी के लोग अपने गांव लौटकर खेतीबाड़ी करना चाहते थे, जिन्हें युवराज ने ज़बरदस्ती सिपाही बनने पर मजबूर किया था। झांशियान ने अपने पिता की तरफ मुड़कर कहा, पिताजी, उम्मीद है आप भी हमारे निर्णय से सहमत होंगे। महाराज ने कहा, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तुमने बिल्कुल वही किया। तुम एक महान राजा बनोगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब टाइम है Q&A का। तो Q&A में किसी ने मुझसे ये पूछा कि मैं नॉवल वाले नाम क्यों नहीं यूज़ करती। तो ऐसा मैं उस ऑथर को रिस्पेक्ट देने के लिए करती हूँ। उसने कुछ सोचकर ही कैरेक्टर्स के नाम डिसाइड किए होंगे। ये बात अलग है कि डेस्टिनी फाइटर के ऑथर ने मुझे कंप्लीट परमिशन दे रखी थी कि मैं जो चाहूँ नाम यूज़ कर सकती हूँ, साथ ही कोई भी एक्टर पिक कर सकती हूँ। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए, बस आप चेहरे और नाम याद रखिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ। जो बात बोल रहा है उसका चेहरा आपको दिखेगा। और रही बात हाफ मून थीफ की, तो हाफ मून थीफ में सारे कैरेक्टर्स के नाम ओरिजिनल है, वो एक्टर्स के ओरिजिनल नाम हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक प्रोग्रेस की सीडी है। आपको पहले अनटेम्ड के कैरेक्टर्स याद होते हैं, फिर उनके असली नाम याद होते हैं, और फिर उनके दूसरे ड्रामा के कैरेक्टर्स के नाम याद होते हैं। और हाँ, एक और बात गाइस, मैंने कहा था कि कल से मैं नई स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन अभी इसके 2 से 3 चैप्टर और बनेंगे। तो मेरे ख्याल से मंडे से मैं नई स्टोरी स्टार्ट करूँगी। वैसे उन्हें एक्स्ट्रा चैप्टर्स कह सकते हैं, क्योंकि उनमें बस रोमांटिक ही स्टोरी दिखाई गई है, काफ़ी ज़्यादा हॉट है। तो अभी के लिए बाय, कल मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशियान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।